गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 11 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 12 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर कुछ एसिड डेरिवेटिव पढ़ लिए थे हमने, जिसके अंदर हमने एमाइड किया था 3 नंबर डेरिवेटिव, और एमाइड से संबंधित हमारा एक टॉपिक इसके अंदर यूरिया भी आता है। यूरिया टॉपिक हम कर रहे थे, तो हमारा टॉपिक चल रहा था यूरिया, और यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यूरिया का जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है क्षारीय गुणिया क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति से संबंधित बात हमारी हो गई थी कि जो यूरिया होता है वो क्षार की भांति व्यवहार करता है, और क्षार की भांति व्यवहार करता है तो वो अम्ल के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है, और जब रिएक्शन करता है तो लवण का निर्माण करता है। और जो यूरिया है वो एक प्रोटॉन भी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, और अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन दे सकते हैं। तो क्षार हमेशा ही प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो इसलिए जो यूरिया होता है वो एक प्रोटॉन ग्रहण करके कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन यूरिया को अगर प्रोटॉन ना दिया जाए तो उसके बावजूद भी वो कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करता है। इनकी चर्चा हमने कर ली थी। अब 2 नंबर आता है हाइड्रोलिसिस, या फिर बोल सकते हैं जल अपघटन। इसको बोलेंगे बेसिक नेचर, और इसका नाम है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जल अपघटन। जल अपघटन की हम बात करते हैं। यूरिया का हम जल अपघटन करवाते हैं तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब देखो, सबसे पहले रूले नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, यूरिया को मूत्र से प्राप्त किया था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के मूत्र में एक दिन में 30 ग्राम यूरिया बाहर निष्कासित होती है, ये कहा था। अब जितने भी मतलब अपने सार्वजनिक शौचालयों की बात करें, वहाँ पर अलग तरीके की गंध महसूस करते हैं हम, एक बदबू टाइप की स्मेल आती है हमें। तो वो किसके कारण आती है? अमोनिया बनने के कारण आती है कि यूरिया जो होता है मूत्र से निष्कासित हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सार्वजनिक शौचालयों के अंदर अजीब तरीके की स्मेल आती है। वो कैसे हुआ? जो यूरिएज एंजाइम जो होता है ना, वो यूरिया को क्या करता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही वायुमंडल के अंदर मूत्र का निष्कासन किया जाता है, तो वायुमंडल के अंदर एक सूक्ष्म जीवाणु जिसका नाम होता है माइक्रोकोकस यूरिएज, एक जीवाणु पाया जाता है माइक्रोकोकस यूरिएज। वो माइक्रोकोकस यूरिएज जो जीवाणु होता है वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और इसलिए उस सार्वजनिक शौचालयों के अंदर एक बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल आती है। तो अगर हम सिंपल रूप से देखें तो यूरिया का अगर जल अपघटन करवाएं तो ये हमारे पास C+O और NH2, ये हमारे पास क्या है, यूरिया है। इसका चाहे हम अम्ल की प्रेजेंस में करवाएं या क्षार की प्रेजेंस में हम जल अपघटन करवाते हैं, यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ CO2 और NH3 प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है, और इधर क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
तो हम यूरिया का अलग अलग प्रकार से जल अपघटन करवाते हैं। तो सिंपल रूप से तो हम यही कहते हैं कि यूरिया का जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्राप्त होती है हमें। लेकिन अलग अलग प्रकार से जल अपघटन करवाया जाए, अलग अलग माध्यम में जल अपघटन करवाया जाए तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर हम यूरिया का उदासीन माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे तो अलग प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा हमें, क्षारीय माध्यम में करवाएंगे तो अलग प्रकार का, और अम्लीय माध्यम में करवाएंगे तो अलग प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये लेते हैं यूरिया, और इस यूरिया को जल अपघटित करवाते हैं हम कौन से माध्यम में? उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन करवाने पर NH4 के ट्वाइस CO3 और इसको बोला जाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? अमोनियम कार्बोनेट। अगर हम यूरिया का जल अपघटन उदासीन माध्यम में करवाएं तो हमेशा ही क्या प्राप्त होगा? अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। उदासीन माध्यम में करवाने पर अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलो और लेते हैं यूरिया को। ये ले लिया यूरिया हमने, और इसका जल अपघटन करवाएं हम, अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं। HCl लिया है, इसका मतलब क्या है? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं हम जल अपघटन, ठीक है। तो हमें एक तो NH4Cl प्राप्त होगा और CO2, तो इसको बोला जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो यूरिया का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अम्लीय माध्यम में प्राप्त करेंगे तो। अगर क्षारीय माध्यम में करवाएं यूरिया का जल अपघटन, जल ले लिया, क्षारीय माध्यम में करवाएंगे, क्षार लेना पड़ेगा हमें, NaOH ले लिया, माध्यम रखा है हमने क्षारीय माध्यम। क्या रखा है? क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में हम करवा रहे हैं तो हमें NH4OH प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसको बोला जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के रूप में CO2 बाहर निकलती है यहाँ से। तो ये था यूरिया का जल अपघटन। नॉर्मली हम यूरिया का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें CO2 और H2O प्राप्त होते हैं। अगर हम उदासीन माध्यम में यूरिया का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। अगर हम जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो निष्कासित हो रही है इसके अंदर, इसके साथ जुड़ी हुई है कार्बोनेट की फॉर्म में। यहाँ CO2 बाहर निकल रही है, यहाँ Na2CO3 CO2 के रूप में बाहर निकल रही है। जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे अमोनिया के प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। तो नॉर्मली जल अपघटन करवाया जाता है तो अमोनिया मुक्त होती है। तो इस प्रकार जल अपघटन अलग अलग माध्यम में करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये तो यूरिया के जल अपघटन से संबंधित बात थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। हम क्या करवाएंगे? यूरिया के नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे H2N C डबल बॉन्ड O और NH2,
प्लस में HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2 HNO2 लेंगे। इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, N डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ N डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे लिखा जा सकता है नाइट्रस एसिड को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O के रूप में, नाइट्रोजन N नाइट्रोजन के रूप में, ये OH कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ। इसी प्रकार ये H2O के रूप में, ये N2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH और OH। क्या बन गया, अमल बन गया। कौन सा अमल, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब आपको बताया था, सॉरी यूरिया स्टार्ट कराया था तब बताया था आपको कि ये क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। जब हमने यूरिया स्टार्ट की थी तब बताया था, और ये अस्थायी होता है, ये भी बताया था। सिर्फ यूरिया ही स्थायी होता है। तो एक तो मैंने बताया था कार्बोनिक अम्ल, और एक बताया था कार्बेमिक अम्ल, और एक यूरिया बताया था। तो जिसमें से वो दोनों तो अस्थायी थे और यूरिया स्थायी था, तब हमने इस टॉपिक को ले लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये अस्थायी होता है तो शीघ्र ही किस में टूट जाता है, CO2 और H2O में टूट जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रस अम्ल के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है हमें वो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यूरिया से लास्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है जब नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने ये चीज़ें नहीं लिखी, ये और लिख लेते हैं। N2 यहाँ से और यहाँ से 2 N2 बाहर निकल रही हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से, ठीक है। और कार्बोनिक अम्ल बन गया, और कार्बोनिक अम्ल अस्थायी होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजन के साथ विक्रिया, हाइड्रोजन के साथ विक्रिया। ये ले लेते हैं हम यूरिया, और हाइड्रोजन होता है NH2। क्या होता है हाइड्रोजन, और ये यूरिया। ये रिएक्शन करेंगे, ये NH3H यहाँ से ग्रहण करेगा और NH3 बाहर निकाल देगा। यहाँ बचेगा NH2C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ NH बचेगा NH और NH2 ये बचेगा, और इसको बोलेंगे सेमी कार्बेजाइड। तो यूरिया की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यूरिया की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होती है सेमी कार्बेजाइड। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यहाँ से अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है और सेमी कार्बेजाइड का निर्माण होता है। तो इसके साथ ही हमारी ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई यूरिया की। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। चारों रिएक्शन समझ भी आ गई होगी आपको। अब देखिए हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे 5 नंबर, क्षारीय Cl2 या Br2 के साथ विक्रिया। क्षारीय Cl2 या Br2 एक ले लेंगे कोई भी और उसकी रिएक्शन करवाएंगे यूरिया के साथ। तो सबसे पहले Br2, और Br2 को जब क्षार के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो 2 ले लेंगे। एक तो बनेगा NaOBr और एक बन जाएगा NaBr, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड बोल देंगे इसको, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ एक H2O का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, ठीक है।
ये सोडियम और ब्रोमाइड, बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लग जाएगा? हाइपो, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपो ब्रोमाइड। अब देखिए हमने ये तो कहा था कि क्षारीय Cl2Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन हकीकत में यूरिया के साथ रिएक्शन कौन करता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड। कौन करता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड। रिएक्शन करवाएंगे हमें, और देखिए H2N C डबल बॉन्ड O और NH2, इसके साथ में NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड और क्षार ले लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ये Na इकट्ठे हो जाएंगे, Na2CO3 बन जाएगा, एक तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, NaBr बाहर निकल जाएगा, कुछ N2 बाहर निकल जाएंगे, कुछ H2O बाहर निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार जब हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड और क्षार के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, NaBr, नाइट्रोजन और जल, इतने प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं क्षारीय Cl2Br2 के साथ में रिएक्शन करवाने पर। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसिलीकरण। एसिलीकरण, और एसिलीकरण जब भी करवाया जाता है तो किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है? एसीटिल क्लोराइड के साथ। और एसीटिल क्लोराइड हमारा एक अम्ल व्युत्पन्न है जिसको हम पढ़ भी चुके हैं, ये एसीटिल क्लोराइड होता है, या एसिल हैलाइड बोल सकते हैं हम। इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। देखिए H2N C डबल बॉन्ड O NH2, क्या ये? यूरिया। और यूरिया के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, एक H और Cl। HCl के साथ में बाहर निकल जाएंगे NH2 C डबल बॉन्ड O और NH C डबल बॉन्ड O और CH3, और क्या बन जाएगा? एसिटिल यूरिया। एसिटिल यूरिया और एक HCl बाहर निकल गया, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ एसिलीकरण की विक्रिया करवाते हैं तो एसिटिल यूरिया प्राप्त होता है, और HCl बाहर निकलता है। क्या निकलता है भाई? HCl बाहर निकलता है। तो जब हम क्षारीय Cl2Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले Br2 के NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड प्राप्त होता है, और इस सोडियम हाइपोब्रोमाइड को यूरिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, और एसिटिलीकरण के अंदर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमें एसिटिल यूरिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिल यूरिया। तो ये 6 रिएक्शन हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कोहल के साथ विक्रिया। एल्कोहल के साथ विक्रिया, H2N C डबल बॉन्ड O और NH2 यूरिया, और यूरिया की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5OH, और इसको बोला जाता है एथेनॉल। एथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे।
रिएक्शन कराने पर यहाँ से H और ये H H2O के रूप में H2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। वाटर नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ। यहाँ NHOC2H5 और H2, यानी कि एथेनॉल का OC2H5 जुड़ गया और नाइट्रोजन बाहर निकल गई और क्या बन गया, यूरीथेन। क्या बन गया, यूरीथेन। तो जब यूरिया के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है, यूरीथेन का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है क्लोरीन जल के साथ विक्रिया। क्लोरीन जल के साथ विक्रिया, यूरिया की क्लोरीन जल के साथ विक्रिया करवाएंगे तो C डबल बॉन्ड O और NH2 और NH2 Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। 2Cl2 लेंगे, एक Cl और एक H, एक Cl और एक H 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और एक एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो NHCl और NHCl ये प्राप्त हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा डाईक्लोरो यूरिया। यूरिया तो है ही और Cl जुड़ गया तो क्या बन गया, डाईक्लोरो यूरिया। तो इस प्रकार एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं यूरिया की, तब तो यूरीथेन का निर्माण होता है। ठीक है, और जब यूरिया की क्लोरीन वाटर के साथ या Cl2 जल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो डाईक्लोरो यूरिया का निर्माण होता है और 2HCl बाहर निकल जाते हैं। तो इस आधार पर ये कुछ रिएक्शन हमने यूरिया की कर ली, बाकी और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। आज की क्लास तो एक बार यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।